Guess who has got a great comeback in her life? It's me. So, in this video, I am revealing my 10th CBSE result. First of all, I would like to be grateful for my parents, my brothers, sisters, uncle, auntie, baba, dadi, everybody, my family, my friends, माई टीचर्स, स्पेशली माई टीचर्स, PW, नेक्स्ट टॉपर्स, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ाई की। मैं सबको एक थैंक यू बोलना चाहूँगी। गाइज, आई रियली फॉरगॉट टू मेंशन माई ऑफलाइन स्कूल के टीचर्स एंड ऑल माई टीचर्स दैट हैव टॉट मी सिंस माई चाइल्डहुड। बिकॉज भाई आजकल मतलब हम लोग यूट्यूब वगैरह और PW हो गया, मतलब ऑनलाइन टीचर्स को वी सपोर्ट वेरी मच एंड हम उनको बहुत ग्रेटफुल होते हैं एंड होना भी चाहिए। बट ऑफलाइन टीचर्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। दे आर विद यू ऑलवेज। सो थैंक यू टू ऑल माई स्कूल टीचर्स एंड ऑल द टीचर्स दैट हैव टॉट मी टिल नाउ एंड बियॉन्ड। थैंक यू। और कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी क्योंकि मेरे नंबर आ चुके हैं और रिज़ल्ट आ चुका है। अब टुडे इज़ 19th of April। सो जो पहले खबरें आ रही थी CBSE की तरफ से कि 20 अप्रैल को रिज़ल्ट आएगा, उस हिसाब से आज कल परसों में रिज़ल्ट आ सकता था, बट हमारा रिज़ल्ट 15 को आ गया था। मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना रिज़ल्ट बताना चाहिए। तो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई परसेंटेज के आंसर्स। उसके बाद लास्ट में आई विल रिवील कि मेरी टोटल परसेंटेज क्या बनी है बेस्ट ऑफ 5 में एंड मेन 5 सब्जेक्ट्स में। सबसे कम मेरे आए हैं साइंस में। Although I've taken PCB, I have to appear for NEET and I genuinely want to become a doctor, but I have not scored so good in science. Science में I have got 82%, which is 62 theory and 20 practical. मैं यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट लगा दूँगी just for the what do you say, एक एविडेंस के रूप में कि मेरे 62 थ्योरी में 20 प्रैक्टिकल में 82% साइंस में आए हैं। एंड अब क्योंकि मैंने अपनी 9th के रिजल्ट की वीडियो में बताया था कि मैंने क्या गलतियाँ करी, तो मैं इसमें बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियाँ करी। फर्स्ट, मेरे प्री बोर्ड जो सेकंड प्री बोर्ड हुआ था उसमें केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए थे, 22 आउट ऑफ 25। उस टाइम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, अभी भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। इतने मेरे इस पेपर में नहीं आए होंगे, ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में भी कटे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कोई इक्वेशन नोटबुक बनाई ही नहीं थी अपनी पूरी 10th में। मुझे इक्वेशंस याद नहीं थी, सेकंड चैप्टर मुझे याद नहीं था और मेरे को लास्ट में रिवीजन का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। इन केमिस्ट्री में बायो रिवाइज करने लग गई और मैं बायो ही रिवाइज करते चली गई और बायो का पेपर अच्छा चला गया, फिजिक्स का भी ओके चला गया, केमिस्ट्री का बहुत बेकार पार्ट चला गया। तो मेरी गलती है गाइस। NCERT रीडिंग में आई वॉज लैकिंग। ओके, अब ज़्यादा फिर लंबी ना हो जाए वीडियो, अपनी बुराइयाँ कम कर लेते हैं। सॉरी। तो अब बता दें, मैं एक तो बहुत हैंड मूवमेंट्स कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, पता नहीं, जस्ट लीव इट। इंग्लिश में आई हैव कम्युनिकेटिव कोड 101 है आई गेस, साइंस का 086 है, मैं पता नहीं कोड क्यों बता रही हूँ। इंग्लिश में आई हैव गॉट 93 टोटल, 73 थ्योरी वाला पेपर, 20 इन प्रैक्टिकल्स, सारे प्रैक्टिकल्स और उसमें 20 और AI में 50 मिले हैं। तो 73 इज़ व्हाट आई हैव गॉट इन द थ्योरी पार्ट एंड टोटल 93% बनता है। इसमें मैंने जो भी गलती की होगी वो होगी, एक तो मैंने जूलियस सीजर अच्छे से रीड और अच्छे से समझा नहीं था जूलियस सीजर वाला पार्ट, क्योंकि मुझे लगा था कि बाकी सब समझ लेते हैं, ये थोड़ा पता नहीं, आई जस्ट डिडंट डू इट वेरी वेल एंड डिडंट डू इट, पता नहीं। अभी मेरी ग्रामर भी बेकार हो, ग्रामर मेरी बहुत कमज़ोर थी। मैंने लास्ट डे के एक दिन पहले और उस दिन सुबह सुबह बस ग्रामर प्रैक्टिस की थी और थोड़ी मोड़ी वैसे की थी, ज़्यादा ग्रामर प्रैक्टिस नहीं थी। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें नोट करी हुई हैं कहीं पर, उसके बाद मैं बता रही हूँ। उसके अलावा उसमें जो कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, लाइक नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, टूरिज़्म हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इस पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ऑल्दो जो अनसीन पैसेज था वो उस पर आया था, तो वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला जो उससे देखकर हो जाता है, बट फिर भी यू वांट टू हैव अ नॉलेज अबाउट समथिंग, स्पेशली इन राइटिंग स्किल्स। सो ये 3-4 कुछ मेरी मिस्टेक्स थी। बाकी NCERT में से मैंने चैप्टर्स तो रीड किए ही थे लिटरेचर के, और राइटिंग में मुझे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी और प्रैक्टिस करना चाहिए था, इज़ व्हाट आई थिंक। मतलब मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी टू स्कोर अ बेटर देन 93। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स। ओ माई गॉड, इफ़ यू थिंक कि इसके मैथ्स में इतने ही आया है, 6 नंबर कट के, मतलब मेरे 94 आए हैं, 74 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। यू आर रॉन्ग।
आई डिड 20 फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स, मतलब स्कूल के प्री बोर्ड CBSE का सैम्पल पेपर, जो मेरी कोचिंग अभी चल रही है वहाँ पर रिवीजन बैच में जो कुछ प्री बोर्ड्स हुए थे, और मैंने जो ओसवाल की बुक से किए थे, एडुकार्ट की बुक से किए थे, सारे मिलाकर 20 फुल लेंथ सैम्पल पेपर कर चुकी हूँ मैं। बोर्ड का पेपर मेरा 21वां फुल लेंथ सैम्पल पेपर था, एंड उस 21वें पेपर में आई गॉट 74। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कम है, क्योंकि मैं अगर पूरा यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट नहीं फ़ोटो लगाऊँ मेरे काफ़ी सैम्पल पेपर्स की, तो कोई कोई है जिसमें मेरे 70 अबव आए हैं। बीच में कुछ 9वां 10वां सैम्पल पेपर 75 74.5 ऐसे, बाकी मेरा 60 की लाइन में ही चल रहा था। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने ठीक है बहुत प्रैक्टिस करी थी, जेन्युइनली साइंस से SST से तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, पर उतने नहीं आए, बट कोई बात नहीं, अच्छे आए हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड या मैंने जो भी किया था, जितनी भी प्रैक्टिस की थी उसके हिसाब से आए, बिकॉज सब कुछ नहीं मिल सकता भाई। 100 में से 100 कैसे आ जाएंगे? अभी 50 और करती 51st पेपर होता तो शायद 100 आ जाते, बट जस्ट लीव दैट। ओके, नाउ कमिंग टू सोशल साइंस। गेस करो, अगर तुम मेरा 9th का रिजल्ट वीडियो देख चुके हो, अगर तुम मेरे चैनल पर वीडियोस देख चुके हो, जो कि मैं भी नहीं देखती क्योंकि मैं अपलोड भी नहीं करती। मैंने कहा था कि मैं SST की एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे 9th में SST में आए थे 70 आउट ऑफ 100 परसेंटेज में, 50 आउट ऑफ 80 थ्योरी के पेपर में, जो फाइनल का पेपर था 9th में। गैस करो मेरे 10th में कितने आए हैं? मैं ज़्यादा खुश क्यों हो रही हूँ? 79 आउट ऑफ 80 थ्योरी में, 20 प्रैक्टिकल में, 99% पूरे फाइनल में। 99% आए हैं मेरे SST में, और ये मतलब अनएक्सपेक्टेड था। पता नहीं क्यों मैंने ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन कर दी। मेरे आंसर्स वेग थे, मेरे AI और SST के आंसर्स वेग थे। मतलब मैं कुछ भी उठ पटांग लिख कर आई थी, बट क्योंकि सजा सजा के लिख कर आई थी तो मुझे नंबर मिल गए। अच्छा, ये वीडियो CBSE वालों के पास नहीं पहुँच रही, वरना वो लोग मेरे नंबर काट भी लेंगे। अभी क्या पता, कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम पैसे मत दो, हम ऐसे ही री-एवैल्यूएट कर देते, तुम्हारे 5 नंबर कट गए, तुमने सजा सजा के लिख दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं होगा। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करी थी, और एक जो गलती है वो कुछ ना, एक जगह का नाम है, मैं वहाँ यहाँ पर उसकी स्पेलिंग लिख दूँगी सही, क्योंकि मैंने उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करी है, और प्रोनाउंस नहीं करना चाहूँगी मैं उस शब्द को, क्योंकि मुझे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती है। तो एक जगह का नाम है, वहाँ लोग रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गलत प्रोनाउंसिएशन करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी एडिट करते हुए। उस जगह का नाम मुझे लगता है मैंने गलत लिखा था, बाकी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे नंबर मिल गए हों, जैसे भी करके, क्या पता मैंने सही लिख दी हो स्पेलिंग, और एक आध MCQ गलत हो गया हो तो उसमें कटे हो। तो इसके बाद आते हैं, अब तुम गैस कर ही चुके होगे कि SST में 99 आए हैं, तो बाकी दो में क्या आएंगे? 100। यस, मेरे AI में और संस्कृत में 100 आए हैं। संस्कृत में 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल, AI में 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल। और अब मैं पहले संस्कृत का बताऊंगी कि मैंने क्या गलती करी। गलती करी, मैंने गलती ये करी कि मैंने लिटरेचर के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए थे। उसमें मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश का एक चैप्टर लास्ट में, जो 9th चैप्टर, मैंने वो नहीं पढ़ा था। मेरा समास संधि अच्छे से नहीं हुआ था, बट एक चीज़ संधि में अच्छी हुई कि वो 4 करके क्वेश्चन जो आने थे, वो मतलब फॉर्मेट जो था वो हमारे लिए ईजी आ गया, जबकि उतना ईजी नहीं आने वाला था जैसा CBSE ने सैम्पल पेपर होने था। गलती ये करी, समाज संधि और ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था, बट आ गए अच्छे खासे नंबर पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने की वजह से। उसके अलावा AI में मैंने पूरे साल इतना मतलब वो किया है ना कि मेरे धीरे धीरे ही नंबर बढ़े हैं। और मैंने जो बहुत एक जो चीज़ कही जो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू हैव AI एज अ सब्जेक्ट, और किसी सब्जेक्ट का मैं यहाँ ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, कि भाई तुम्हारे स्कूल में PT1 PT2 हाफ ईयरली टर्म वन नहीं, मतलब वो प्री बोर्ड्स जो होते हैं, उसमें तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर मिलता होगा, तुम क्वेश्चन पेपर तो करोगी ऑब्वियसली। मतलब स्कूल में गए ऐसे थोड़ी कि पेपर मिल गया ठीक है मैं सो गया, पेपर तो करके आओगे। तो उसके बाद आने के बाद जब आप अगले पेपर के लिए तैयार कर रहे हो AI के लिए, स्पेशली इन सब्जेक्ट लाइक AI, मतलब सब्जेक्ट लाइक क्या, बस AI के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करो। मैंने एक हाइलाइटर लिया था, मैं यहाँ पर फोटोज़ भी डाल दूँगी उसकी, एंड मैं हाईलाइट कर रही थी कि अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये वाले पे रिपीटेड जो है क्वेश्चन आता है, वो TPTN FPFN TDIDF वाली चीज़ों पे रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। तो उन चीज़ों को प्रिपेयर सबसे पहले करो, एथिक्स पे और इन सब पे।
ताकि इससे क्या होगा कि आपको जो बहुत 80-20 रूल होता है ना कि 20% सिलेबस से 80% पेपर आता है, वो एआई में बहुत हेल्पफुल है। एंड जो एमसीक्यूज में एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ करी थी कि जैसे फर्स्ट वो होता है जिसमें 6 एमसीक्यूज दिए होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड आपको कोई भी 4 करने होते हैं, आप 2 छोड़ सकते हो। तो अगर आपको जो एग्जामिनर हैं, एग्जामिनर कहेंगे इन्विजिलेटर कहेंगे, जो भी हैं, सॉरी, मतलब जो भी टीचर जो चेक करने वाली है आपकी आंसर शीट, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई भी 4 उठाकर उसमें से नंबर दे देंगे सही वाले। वो ऐसे भी हो सकते हैं जो भी 6 आपने लिखे हैं, 6 आंसर्स आपने लिखे हैं, उसके शुरू के 4 देखें और बाकी 2 अगर सही भी हैं तो वो नील माना जाएगा क्योंकि 4 ही लिखने थे। मैंने क्या किया था, मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो 4 मुझे सबसे बेस्ट लग रहे हैं कि अच्छा ये शायद सही ही होंगे, पहले मैंने वो लिखे, और लास्ट में 2 जो मतलब नंबरिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, नंबरिंग बस सेक्शन वाइज होना चाहिए तुम्हारा पेपर, और कि ए सेक्शन में ए, बी में बी, एंड लास्ट में वो 2 आंसर्स भी लिख दो जो तुम ज़्यादा अनश्योर हो। किसी भी केस में आपको जो है नंबर बेटर ही मिलेंगे रादर देन डूइंग वन ऑफ देम कि ABCD लिखा है और उसमें कोई बीच में गलत है। इससे अच्छा लास्ट में गलत हो जो आपको लग रहा है गलत है पहले से, क्योंकि जो पहले से लग रहा होता है वो गलत, वो सही हो जाता है वो गलत हो जाता है। और AI में कभी कभी आप ओवर थिंकिंग बहुत कर देते हो। मैंने एक क्वेश्चन था, मैं ढूंढ के स्क्रीनशॉट डालूंगी, उसका आंसर था सिलेक्टिंग, मैंने लिखा सिलेक्टिंग, कट करके लिखा ड्रैगिंग, ड्रैगिंग गलत ऑप्शन था, सिलेक्टिंग सही था, मुझे नंबर नहीं मिले। ये फाइनल का नहीं था, प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में से था। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम किया करो, ये मैं AI में बोलना चाहूँगी, पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा AI जैसे सब्जेक्ट में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक बहुत निगलेक्ट करते हैं जो शायद मैं भी थी, और एक जो जब क्वेश्चन मतलब जब पेपर देना होता है या जब आंसर शीट आती है तब बहुत ज़्यादा सोचने लगती है क्या करना है क्या नहीं करता, तब स्ट्रेस करने वाले बच्चे, वो भी मैं ही थी। आपको न्यूट्रल रहना है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर AI एज वेल, वेरी वेल, एंड प्रैक्टिस एज मेनी एज MCQs एज यू कैन फ्रॉम बुक्स एंड ऑल। यू कैन यूज़ ChatGPT, मैंने भी किया था, बट कई बार हेल्पफुल नहीं होता है वो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हर साल इसमें करिकुलम सिलेबस बदलते रहता है, तो हैंडबुक बहुत ज़रूरी होती है करना। मैं जो यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं रखी है, मैं पहले पेपर एनालाइजेशन बताऊंगी कि क्या कौन से क्वेश्चन ज़रूरी है, फिर बोलूँगी कि हैंडबुक से पढ़ना है। मतलब हैंडबुक ज़्यादा ज़रूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं AI वगैरह के लिए, उससे ज़्यादा हैंडबुक जो CBSE रिलीज़ करता है, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिकॉज अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, अगर आपके साल में नहीं आया तो आप पिछले साल वाला देख लो, दे हैव एक्चुअली रिटर्न कि अगर अच्छा इस MCQ में हमने ये आंसर दिया है तो ये हैंडबुक के इस क्वेश्चन पेपर में इस पेज नंबर पे इसकी थ्योरी की हुई है, यहाँ से हमने ये MCQ बनाया है। तो हैंडबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर AI, मतलब इन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो प्रिस्क्राइब बुक NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश अगर कम्युनिकेटिव है तो जो CBSE वाली बुक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AI में हैंडबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी CBSE रिलीज करता है फॉर द थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर मैं टिप्स देना चाहूँ, पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में डोंट गो फॉर ओनली डूइंग वन शॉट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम गुड बुक्स, लाइक आई डिड फ्रॉम दिस बुक PW का क्वेश्चन बैंक, बट यू कैन डू फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स। एरर कम हो उस बुक में बट चल जाता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री अगर शुरू में कर ली है, जो मैंने भी कर ली थी, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री अगर साल के शुरू में कर ली है, ट्रिग्नोमेट्री जिंदा रखनी पड़ती है, मतलब पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, कि हर वीक में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ट्रिगो के कर लियो, उससे ट्रिग्नोमेट्री आपकी ज़िंदा रह पाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि अच्छा इसमें क्या स्टेप आएगा। ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में, उन्हें अगर आप शुरू में कर रहे हो वेरी गुड, आप उसमें उस चैप्टर को एक तरह से अपनी ज़िंदा रखो, मतलब कि थोड़ा सा रिवाइज करते चलो, बिकॉज ये चैप्टर्स जो हैं वो थोड़ा वोलेटाइल होते हैं। ये वोलेटाइल वाला शब्द मैंने अपनी 11th में सीखा, हमारे टीचर्स कहते हैं। एंड पता नहीं, मैं अपना रिजल्ट अपना रिजल्ट बताते बताते ज्ञान भी देने लग गई। बट आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट, एंड इफ़ यू डोंट जस्ट डोंट डू इट बिकॉज इट्स योर विश, आई शुड नॉट बी रूड, ओके। और लाइक कर दीजिए वीडियो, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। मेरा इंस्टाग्राम ये रहा, यू कैन follow me as well
वो बात अलग है कि मेरे सब्सक्राइबर ही बहुत कम है, मेरे सब्सक्राइबर 100 भी नहीं है। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर 100 से पार हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, खुश हो जाऊँगी और क्या करूँगी। बाय बाय। तो मैंने ये मेंशन किया था दैट आई विल रिवील माई टोटल परसेंटेज एट द लास्ट। तो मेरे बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में आई हैव स्कोर्ड 97.2%। साइंस वाला हटाकर बाकी जोड़ो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड जस्ट टू कन्फर्म, एंड देन इन द मेन सब्जेक्ट्स मतलब AI की जगह साइंस को जोड़ के आई हैव गॉट 93.6%। तो ओवरऑल कुछ 1 पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज का मुझे वो जंप मिला है बिकॉज ऑफ हैविंग AI एज अ 6th सब्जेक्ट।